बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। मैं हूं फौजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौजिया। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ इन्फ्लेमेशन के बारे में, जिसको कि आम अल्फाज में सोजिश भी बोला जाता है। और हमारे बॉडी में होने वाली 40 to 60% जो डिजीज़ हैं उनकी रूट कॉज यही इन्फ्लेमेशन ही होती है। सबसे पहले मैं आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करेंगे और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही होती हैं वो क्या-क्या हैं। और इस टॉपिक पे या इन तमाम मसाइल के लिए डॉक्टर रेटविक की तरफ से एक जो नंबर है, जो एक मेडिसिन है, वो मैं आप लोगों को उसके बारे में मालूमात दूँगी, जिसको कि R1 के नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम एंजाइना सेड भी है। तो इन्फ्लेमेशन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है ये हमारी बॉडी के अंदर डिफेंसिव सिस्टम के से रिलेटेड होता है, आप कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे डिफेंसिव सिस्टम को बेहतरीन बनाता है उसको, और इसमें जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं उनकी पावर को ये इम्प्रूव करता है। हमारे बॉडी में जो भी पैथोजेंस दाखिल हो जाते हैं ये उनको वहाँ से रिमूव करता है, या ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में से जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं ऐसे, उनको ये रिमूव करने में इन्फ्लेमेशन जो है उसमें काफ़ी बेहतर काम कर रही होती है। और इन्फ्लेमेशन की जो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें 2 तरह की इन्फ्लेमेशन होती है। एक को हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो कि कुछ दिनों के लिए लास्ट करती है, फॉर द शॉर्ट टाइम होती है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो कई मंथ से लेकर कई सालों तक चल रही होती है। कई-कई सालों तक हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बीमारियाँ पैदा हो चुकी होती हैं जो कि प्रिवेल कर रही होती हैं। और बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हमारी स्किन को इफ़ेक्ट कर रही होती है, या फिर स्किन के जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर टॉन्सिल्स की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अगर इसी तरह से मैदे की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मैदे में स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और जलन का सा एहसास हो रहा है, तो हम कहते हैं कि मैदे की सोजिश के नतीजे में ये अलामात सामने आ रही हैं। तो मैदे की इस किस्म की कंडीशन को हम कहते हैं कि गैस्ट्राइटिस का ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर देखते हैं कि सर में, हमारे दिमाग की झिल्लियों में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उसको मेनिंजाइटिस बोल रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मिसाल देने का मकसद मेरा ये है कि इन्फ्लेमेशन एक ऐसी बीमारी है ये, या इन्फ्लेमेटरी जो डिज़ीज़ कहीं पे भी जिस्म के किसी भी हिस्से में जब पैदा हो चुकी होती है तो उसके ऑर्गन के साथ हम ITIS का जो लेटर्स हैं वो लगा देते हैं, यानी कि इसके साथ आइटिस या आर्टिस का वर्ड्स लगाने से ही हमें पता चल जाता है कि ये इस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन 2 तरह से काम कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक तरह से तो ये हमारे लिए गुड इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ इसके बैड इफ़ेक्ट्स को भी हम काउंट करते होते हैं। गुड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इन्फ्लेमेशन एक लिहाज से बेहतर है कि ये हमारे जो रिपेयरिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको इम्प्रूव करती है, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर बना देती है। और दूसरी तरफ कि हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने वाली जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, ये उनके खिलाफ फाइट कर रही होती है। यानी कि जो भी इन्वेडर्स हैं, चाहे वो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, किसी भी किस्म का जो टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, ये उसके खिलाफ फाइट कर रही होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो डेब्री मौजूद होता है, यानी कि खराब किस्म का जो एक मटेरियल जमा हो चुका होता है मुख्तलिफ बीमारियों के नतीजे में, सेल्स की टूट-फूट के नतीजे में, ये उसको भी निकालने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है। अगर हम इसके बैड इफ़ेक्ट्स की तरफ देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के लिए किस तरह से बैड है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक लंबी लिस्ट बन जाती है कि अगर ये इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक हमारी बॉडी के अंदर प्रिवेल कर जाती है और इसका हम इलाज नहीं करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें कि डिलीरियम जी है जो कि एक मेंटल डिजीज़ है, इसी तरह से डायबिटीज़ का इशू है, इसी तरह से एस्मा की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है। ये सारी वो बीमारियां हैं जो कि बैड इफ़ेक्ट्स के साथ इन्फ्लेमेशन लेकर हमारी बॉडी में आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, इन सारी जो क्रॉनिक है या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हमारे अंदर जो बैड इफ़ेक्ट्स पैदा कर रही है, इन तमाम मसाइल के लिए डॉक्टर रेटविक ने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का कॉम्बिनेशन बना के दिया है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम इन तमाम इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स और कंडीशन से निकल सकते हैं। और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको R1 के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम एंजाइना सिड है। और इसके अंदर जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ हुई हैं वो सब की सब
इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करती हैं। इसके अंदर तकरीबन 9 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो एपिस है। एपिस की जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो सिम्टम्स होती हैं, एक तो इसमें बर्निंग बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती है, पेशेंट में बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी, जिस पार्ट में भी, वहाँ पे एक तो इन्फ्लेमेशन भी होगी, पेन भी होगी और इसके साथ साथ स्वेलिंग भी होगी। इसके अलावा बॉडी में अगर कहीं पे भी जिसम के किसी हिस्से में भी अगर पानी भर जाने की शिकायत पैदा हो गई है, एडिमा की प्रॉब्लम पैदा हो गई है, तो वहाँ पे एपिस बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि इन्फ्लेमेशन के 5 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म के जिस हिस्से में भी होती है, वहाँ पर ये अपने साथ 5 सिम्टम्स को लेकर आती है, जिसमें सबसे पहला है कि वहाँ पे रेडनेस होती है, दूसरे नंबर पे पेन होती है, तीसरे नंबर पे वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही होती है और नंबर 4 पे स्वेलिंग हो जाती है और नंबर 5 पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब पैदा होती है कि जब उस ऑर्गन का लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी का वो वाला पार्ट जो है वो काम करना बिल्कुल छोड़ देता है। तो ये 5 सिम्टम आपने ज़हन में रखने हैं कि ये पाँचों सिम्टम्स अगर जिस्म के किसी हिस्से में हो रहे हैं, एक्यूट फॉर्म में भी अगर हो रहे हैं, तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन वहाँ पर बन चुकी है। तो एपिस यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन इसमें यूज़ हुई है वो बेरियम क्लोरेटम है। बेरियम क्लोरेटम जो है ये आम तौर पर लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा जो क्रॉनिक डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हों, जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स हमारे जिस्म के अंदर, उसको भी जिस्म से रिमूव करने में ये काफ़ी हद तक मुआवन एक बेहतरीन दवा है। इसके अलावा बेरियम क्लोरेटम को स्क्रोफुलस चाइल्ड के लिए, यानी कि स्क्रोफुलस का मतलब है कि जिन बच्चों के अंदर अगर टीबी का मसला रहा हो या उनको अभी भी टीबी का प्रॉब्लम है और उनके लिम्फ नोड्स भी जो हैं अगर वो स्वेल कर गए हैं, तो वहाँ पे बेरियम क्लोर बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद इसके अंदर बेलाडोना का भी इस्तेमाल किया गया है। बेल एक अगेन बहुत ही बेहतरीन और हाई रैंक रेमेडी है इन्फ्लेमेशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलाडोना हमेशा रेडनेस का सिम्टम लेकर आती है, स्वेलिंग लेकर आती है और पेन भी इसमें होती है और इसके साथ हीट भी इवॉल्व हो रही होती है। तो बेल भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी इन्फ्लेमेशन को रिमूव करने के लिए। इसके बाद कलकेरिया आयोड एक मेडिसिन है। कलकेरिया आयोड इसमें इस्तेमाल की गई है ऐसे तमाम अफराद जिन लोगों को ये कंप्लेन हो कि उनको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम बार बार हो जाता है, कि एक दफ़ा ट्रीट किया दोबारा हो जाता है, इस तरह से ये उनकी मतवातर ये प्रॉब्लम चल रही हो, तो वहाँ पे कलकेरिया आयोड भी इसको बेहतरीन तरीके से रिमूव करने में हमें हेल्प करेगी। तो आप कह सकते हैं कि जिन लोगों को टॉन्सिल्स का इशू बार बार हो रहा है, तो वो यहाँ पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हिपर सल्फर इसमें है। हिपर सल्फर इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं और जो इन्वेडर्स होते हैं, उनके दरमियान फाइट के नतीजे में जो वहाँ पे डेब्री पैदा हो जाता है, तो वो पस की सूरत में वहाँ पे मौजूद होता है और पस टाइप या कोई भी एक्स्ट्रा जो हम एक्सुडेट बॉडी में मौजूद होगा, उसको रिपेल करने के लिए हिपर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। इन्फेक्शन के लिए बहुत बेस्ट है। इसके बाद काली मिर्च इसमें मेडिसिन इस्तेमाल हुई है। काली मिर्च के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये रेनाइटस की प्रॉब्लम ने, अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी बीमारियां इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती हैं उनमें TIS का प्रॉब्लम, इनका साथ में ये लेटर्स लगे हुए होते हैं। तो रेनाइटस जो है या साइनोसाइटिस जो है, साइनस की इन्फ्लेमेशन है, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग इट साइनोसाइटिस, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो स्ट्रिंजी होते हैं, रोपी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेशे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू योर लंग्स, इवन दैट कि जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन की वजह से एस्मा का प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही होती है या सीने में खड़खड़ाहट बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको बलगम बहुत ज़्यादा बन रही हो, तो वहाँ पर भी ये काली मिर्च बहुत अच्छा काम करेगी। इसलिए इसको भी R1 का एक लाजमी हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद इसमें वैरम इस्तेमाल हुई है। ये वो मेडिसिन है जो कि गैस्ट्राइटिस के लिए, यानी कि मैदे के और पेट के अमराज के लिए एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। पेट में होने वाली किसी भी किस्म की जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होंगी उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसमें मर्क सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ है। मर्क सॉल्ट भी स्टमक की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा गम्स के इश्यूज के लिए जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, अगेन TIS आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट जिंजिवाइटिस, यहाँ पे भी ये काम बहुत अच्छा करती है। इसके अलावा मर्क सॉल्ट के लिए भी कहा जाता है कि ये लंग्स की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और एब्डोमिनल जो इश्यूज हैं वो मैंने आपको पहले ही बताए हैं।
इसके बाद जो एक और मेडिसिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट्स फाइटोलाका। फाइटोलाका को आमतौर पर तो होम्योपैथी में ओबेसिटी के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है और A1 मेडिसिन है ओबेसिटी के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए मेडिसिन के तौर पर इसको डाला गया, यानी कि ऐसे लोग जिनमें जॉइंट्स का इशू एक काफ़ी अरसे से चल रहा है, उनको घुटनों का प्रॉब्लम है, घुटनों में जोड़ों की जो दर्द है या छोटे जोड़ों का दर्द है, बड़े जोड़ों का दर्द है, इस किस्म की इन्फ्लेमेशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। टीबी के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा आर्थराइटिस का मैंने पहले ही आपसे जिक्र कर दिया है कि जोड़ों की दर्दों के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। R1 मेडिसिन को आपने, अगर तो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है, यानी कि आपको चंद दिन हुए या कुछ ही देर पहले अगर आपको चोट लगी है और वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, रेड हो गई है, वो जगह हीट उसमें से इवॉल्व हो रही है, तो आपने इसके 10 ड्रॉप्स यू हैव टू रिपीट देम आफ्टर एवरी 1 आवर। हर 1 घंटे के बाद आपने 10 ड्रॉप्स आपने रिपीट करने हैं। ज़्यादा अच्छे असर इससे लेने के लिए, इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपको इसको हाफ कप जो पानी आप लेंगे ना, उसको आप थोड़ा सा नीम गर्म कर लें, उससे इसकी अफादियत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की, जो कि एक लंबे अरसे से आपके जिस्म के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और इन इन्फ्लेमेशन के साथ होता क्या है कि ऐसे लोगों को हर वक्त थकावट का एहसास रहता है, उनको बॉडी पेन्स रहती हैं, हल्का सा बुखार उनको महसूस हो रहा होता है, तो ये सब क्रॉनिक में चल रहे होते हैं। तो क्रॉनिक के लोग इसके 10 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह दोपहर शाम लेंगे। और चूंकि ये एक लंबे अरसे से बीमारी चल रही थी, एक लंबे अरसे से ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, तो आपने इसको कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। इस मेडिसिन को 3 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको शुरू में ही 15-20 दिनों के बाद ही अपनी पेन्स के अंदर अफाका महसूस होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको अपने घर के किसी भी अच्छे करीब तरीन जो अच्छा मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर होगा, वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये 22 ml की बॉटल है, 22 ml इसका वॉल्यूम है। इस तरह से ये आपको मिलेगी। आप इसको घर पे रखिए, ये बहुत ज़रूरी एक मेडिसिन है। मैं यही आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि इसको आप घर में रखें, क्योंकि बच्चों में ठंडा खाना पीना, खट्टी चीज़ें खाने के बाद जो टॉन्सिलाइटिस का इशू हो जाता है, वहाँ पे ये आपको फ़ौरन हेल्प करेगा। इसके अलावा चोट लगने की सूरत में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स डॉक्टर रैकवर्थ के R1 के ऊपर बनाए हैं, और इसमें मैंने आज आपके साथ एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।